नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में। साथ ही यह जो शब्द है क्रोमोसोम हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हमने पहले भी इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, सीखा होगा या जाना होगा, लेकिन फिर भी इसको लेकर हमारे मन में अक्सर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। जैसे क्रोमोसोम का निर्माण कैसे और कहाँ पर होता है, या क्रोमोसोम किस प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, या क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में इनकी क्या भूमिका रहती है, या इनकी संख्या कम या ज़्यादा होने पर हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आएंगे या क्या विकार उत्पन्न होंगे। और भी इससे संबंधित बहुत सारी बातें होती है जिसको लेकर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और अगर हम कायदे से इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो ये सभी चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। सबसे पहले हम देखते हैं इसके निर्माण को कि इसका निर्माण कैसे होता है। यानी क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ पे या कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग जो केंद्र का है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे ये हमारी कोशिका है और ये केंद्रक, इसके बारे में हमने पढ़ा, और इसमें हमने देखा था कि इसमें केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है, और एक धागे जैसी संरचना कुछ इस प्रकार से वो पाई जाती है। और इस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका और एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किससे बना होता है? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन धागों से यह बना होता है, ठीक है। अब प्रश्न बनता है हमारा कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किससे बने होते हैं। तो साथियों, जो क्रोमेटिन फाइबर है वह है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका और ये धागे जैसी संरचना जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और यह बना होता है हमारा क्रोमेटिन फाइबर से। और क्रोमेटिन फाइबर किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या है? इस प्रकार से ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर, ठीक। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया और यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन है और ये भी हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? यह क्रोमेटिन धागों को बांध कर रखने का कार्य करता है या संयोजित रखने का कार्य करता है। यह क्या करता है? क्रोमेटिन फाइबर को संयोजित रखता है। संयोजित मतलब इसको बांध के रखता है, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम इस क्रोमेटिन फाइबर को और जूम करके देखें तो क्या दिखाई देता हमें? ऐसे डीएनए का धागा, और यहाँ पे पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये भी हमारा दूसरा डीएनए धागा, और यहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन, यह हिस्टोन प्रोटीन। इसी प्रकार से यह सीरीज आगे चलती जाएगी, और यह ऐसे चलते चलते इस प्रकार से किसका रूप ले लेती है? क्रोमेटिन फाइबर का, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या पाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। तो हमने देखा जैसे जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर को जूम करके देखते हैं, ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर, इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमने कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से ऐसे ही लंबी श्रृंखला अगर चलती जाए तो क्या बनता है? क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है? हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। अब समस्या आती है कोशिका विभाजन के समय कि कोशिका विभाजन जब होता है तो इसका बंटवारा कैसे हो, जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्योंकि यह एक बिखरी हुई संरचना है, जालनुमा संरचना है, तो इसका विभाजन कैसे हो। जैसे अगर हमने दो भाइयों के बीच बंटवारा करना है और उनके घर में जैसे गेहूँ वगैरह ऐसे बिखरी हुई पड़ी है, तो उसका बंटवारा हम कैसे करें?
तो पहला तरीका तो यही है ना कि उस सभी गेहूँ को, जितनी भी गेहूँ बिखरी हुई पड़ी है, उनको बोरियों में पैक करें। जैसे उनकी संख्या अगर 10 हुई तो 5 एक भाई को और 5 बोरी दूसरे भाई को दे दे। तो यही प्रक्रिया इसमें होती है, किसमें, केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय यहाँ पे देख लेते हैं हम, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वह अपने आप को कुंडलित कर लेता है, पैक कर लेता है। किस संरचना में, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हमारा, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब क्रोमेटिन फाइबर का जाल, ठीक है, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। और यह कोशिका विभाजन के समय अपने आप को इस संरचना में ले आता है, अपने आप को पैक कर लेता है, कुंडलित कर लेता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है उसका निर्माण कैसे होता है। उसका निर्माण होता है क्रोमेटिन नेटवर्क से। कब होता है, कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, और क्रोमेटिन नेटवर्क किससे निर्मित होता है, क्रोमेटिन फाइबर से। और यह जो क्रोमेटिन फाइबर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और हमने एक चीज़ का और पता इसके बारे में हमने जाना था, जैसे जो डीएनए पे क्या अवस्थित होते हैं हमारे जीन, क्या पाए जाते हैं, जीन। ठीक है, और ये जीन क्या करते हैं, अपने माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, डीएनए पर जीन। ठीक है, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्या बनता है हमारा, क्रोमेटिन फाइबर। और इसी से क्या बनता है हमारा गुणसूत्र, यानी जीन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो हमारे जीन होते हैं, कहाँ पर, गुणसूत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए जो गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है और ऑप्शन में क्रोमेटिन नेटवर्क न दिया हो या फिर क्रोमेटिन फाइबर भी न दिया हो, तो हम कह सकते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्या बनते हैं, हमारे गुणसूत्र का निर्माण होता है, लेकिन कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, तो ये था। अब इससे संबंधित और अन्य बातों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई और इसका नामकरण किसने किया। ठीक है, गुणसूत्र की खोज, तो इसकी खोज स्ट्रोसबर्गर नामक वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई, यानी गुणसूत्रों की खोज की गई। और अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण वाल्डियर या वाल्डेयर, आप जो भी कहना चाहें, वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों का नामकरण किया। और गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हमने अभी देखा गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इनसे बनकर क्या बनता है, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिन नेटवर्क और उससे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का। ठीक है, और यह कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्र, हमारे केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर इनका निर्माण होता है। ठीक है, यानी गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में बनते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों के अध्ययन को या स्टडी को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। ठीक है, गुणसूत्रों के अध्ययन को। ठीक है, कैरियोटाइपिंग हम कहते हैं गुणसूत्रों के अध्ययन को। और इससे संबंधित यह सजीवों में इनकी संख्या, किसी भी जीव में इनकी जो संख्या है वह निश्चित होती है। यानी सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या, यानी इनकी संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है, फिक्स रहती है, निश्चित और अपरिवर्तित, वह अपरिवर्तित। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें, मानव की बात करें,
तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, तो अगर इससे इनकी संख्या एक ज़्यादा हुई, 46 से 47 हुआ या 45 हुआ, तो हमारे शरीर में क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी परिवर्तन आ सकता है। तो इनकी संख्या क्या रहती है? हमेशा निश्चित रहती है और अपरिवर्तित। अगर हमारे जो गुणसूत्र है वो बदल जाते हैं या कुछ भी और समस्या हो जाती है, तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और अगर हम देखें इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को, कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल कायिक कोशिकाओं में ये द्विगुणित होते हैं। कितने होते हैं? द्विगुणित, द्विगुणित पाए जाते हैं। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड। ठीक है, यानी यह जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो इनकी कितनी संख्या होती है? जोड़े होते हैं 23 और संख्या होती है कितनी? 23 गुणे 2 यानी कि 46। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में इनकी संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, और यह किस प्रकार पाए जाते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित मतलब पेयर्स में यह पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। और प्रजनन कोशिका में, प्रजनन कोशिका यानी कि जर्म सेल, जर्म सेल में यह अगुणित, अगुणित यानी हैप्लॉइड पाए जाते हैं। यानी अगर इनकी संख्या 23 है तो यह 23 ही पाए जाएंगे, यानी कि यह पेयर में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात जिसको हम नोट करके लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें यह एकल रूप में यानी कि एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इन गुणसूत्रों में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनमें क्या नहीं पाया जाता? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? क्रोमेटिन जो धागे होते हैं उनको बांधने का काम करता है। ठीक है, तो यह नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यह सिंगल क्रोमोसोम यानी कि एकल गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये थी हमारे गुणसूत्र की खोज या नामकरण संबंधित बातें। और इससे संबंधित जैसे दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में। कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोटाइपिंग बोला जाता है। और सजीवों में इनकी संख्या निश्चित और अपरिवर्तित होती है। ठीक, और हमने देखा कायिक कोशिकाओं में यह द्विगुणी, द्विगुणी मतलब डिप्लॉयड होते हैं, यानी में यह पाए जाते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होगी? हमारी 46 होगी। और जनन जो कोशिकाएं होती है, प्रजनन कोशिकाएं यानी जर्म सेल, इनमें है अगुणित यानी हैप्लॉयड, यानी इनकी अगर संख्या 23 है तो यह 23 है, पेयर में यह नहीं पाए जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाते हैं, और इसमें क्या नहीं पाया जाता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब हम आगे बात करते हैं मानव में गुणसूत्र और उसके वर्गीकरण को लेकर। मानव में गुणसूत्र और इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण तो देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमारे अंदर यानी मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसकी जो सामान्य स्थिति होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, और यह जो बीच में होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक, और इसको हम बोलते हैं, इसको भी या इसको दोनों को ही क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ठीक, और कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय, ठीक है, इसकी जो संरचना किस प्रकार से हो जाती है हमारी, जिस संरचना को हम अक्सर देखते रहते हैं,
इस प्रकार से यह कोशिका विभाजन के समय हो जाता है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इस संरचना से एक भाग इस तरफ निकल जाता है और एक इस तरफ से निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जिसको बोला जाता है। और अगर हम बात करें मनुष्य में इनकी संख्या को लेकर, इनकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या किसमें, मनुष्य में कितनी होती है, 23 जोड़े। 23 जोड़े मतलब संख्या में कितने होते हैं, 46, ठीक है। जैसे इसमें जो 22 जोड़े होते हैं, 1 से 22 जोड़ों तक, इनको हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र यानी सोमैटिक ये क्रोमोसोम या ऑटोसोम भी इसको, ऑटोसोम्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। 1 से 22 तक। और संख्या कितनी होती है 1 से 22 तक, संख्या में कितने होते हैं, 44, ठीक है। ये पेयर होते हैं 2 गुणे, यानी 44 इनकी संख्या होती है। और ये क्या करते हैं, ये शरीर निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। जो ये 44 होते हैं हमारे 44 गुणसूत्र, ये क्या करते हैं, शरीर निर्माण का काम करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और यह महिलाओं में और पुरुषों में इनकी जो संख्या है समान पाई जाती है, यानी इनकी संख्या पुरुषों में व महिलाओं में क्या पाई जाती है, समान पाई जाती है, यानी कि कितने पाए जाते हैं, 44, ठीक है। और जो 23वां जोड़ा हमारा, 23वां जोड़ा, ठीक है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे, 2, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, ठीक। और यह क्या करते हैं, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य का मतलब क्या है, अगर इनकी संख्या, अगर ये XX हो जाते हैं तो महिला यानी जो लड़की पैदा होगी, जो बच्चा पैदा होगा क्या होगी, लड़की होगी। और अगर ये XY हो जाते हैं, जो बच्चा पैदा होगा क्या होगा, लड़का, ठीक है, यानी पुरुष, ठीक है। और यह लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं और इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको धारण करते हैं। इनका मतलब क्या है, अगर लड़का पैदा होगा तो दाढ़ी होगी, उसकी आवाज़ भारी होगी, और भी जो फिजिकल उसके जो लक्षण होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे गुणसूत्र। मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, यानी संख्या कितनी होती है इनकी, 46। 1 से जो 22 तक होते हैं, यानी कि 44 संख्या में, इनको हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र या सोमैटिक या ऑटोसोम भी हम इनको बोल सकते हैं। और ये क्या करते हैं, शरीर के निर्माण का, यानी हमारा पूरा जो शरीर है वो किससे निर्मित होता है, 1 से 22 जोड़े क्रोमोसोम से, ठीक है, उन कोशिकाओं से। और जो इनकी संख्या है 44, वह महिलाओं में और पुरुषों में बराबर पाई जाती है, इक्वल पाई जाती है। जो 23वां जोड़ा होता है वो X और Y होता है, ठीक है। अगर XX है तो वह महिला होगी, और अगर XY है तो वह क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। तो आगे देख लेते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। इनका वर्गीकरण, गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। लोगस का मतलब यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। और दूसरा हमारा विषम जात गुणसूत्र यानी हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। वही लोकेशन मतलब लोगस मतलब लोकेशन। और समजात गुणसूत्र नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्रों की संरचना होती है, क्या होती है, संरचना, और जो जीनों की अवस्थिति यानी जीनों की जो लोकेशन होती है वो सेम होती है। जैसे इसमें
इसमें गुणसूत्रों की संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर, वह जीनों की अवस्थिति यानी लोकेशन वो क्या होती है, समान होती है, एक जैसी होती है, समान होती है। जैसे देख लेते हैं, एक हमारे पास गुणसूत्र ये है और एक इसके नीचे हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। इनकी जो संरचना वो सेम है और इसमें जो जीन है मान के चलते हैं ये ए हो गया, ये हमारा बी है और ये सी है, और यहाँ मान लेते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर भी जो जीन है वही क्या होंगे, उनकी अवस्थिति भी सेम होगी, ए वह भी सेम जगह पर क्या होंगे, अवस्थित होंगे, जैसे बी और सी, यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जो गुणसूत्र है उनकी जो संरचना एक जैसी होती है और जो उन पर जीन मौजूद होते हैं वो उनकी जो लोकेशन है वह भी क्या होती है, सेम होती है। और वहीं से विपरीत अगर हम बात करें विषम जाति यानी हेट्रोलोगस, ठीक है, इसमें जो गुणसूत्रों की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये हमारा एक्स मान लेते हैं और ये वाई गुणसूत्र, इनकी जो संरचना है वो क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इनका, स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और मान लेते हैं इस पे हम ये अल्फ़ा बीटा और गामा ये जीन है और इस पे एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ये जीन है, यानी इन पे जो जीन है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे और इनकी जो संरचना है वह भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विषमजात गुणसूत्र। और इसी का एक प्रकार और है और इसके उदाहरण हम देख लेते हैं उससे पहले। जैसे 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, प्लस एक्स एक्स, ये किसका उदाहरण है, होमोलोगस का यानी समजात का, ठीक है। और 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, विषम जात गुणसूत्र का, ठीक है। तो ये था होमोलोगस यानी कि संरचना और जीनों की अवस्थिति के आधार पर समान होते हैं, और ये था हेट्रोलोगस यानी विषमजात गुणसूत्र यानी संरचना और जो जीन है इनकी अवस्थिति के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद जो एक और हमारा प्रकार बचता है वर्गीकरण में, वह है हमारा ESD। कौन सा, ESD यानी इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिंग का निर्धारण है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है। यानी इसका एक प्रकार है, इसका जो सामान्य प्रकार है वह होता है TSD, नाम से ही पता चलता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। यानी तापमान पर आधारित होते हैं। जो लिंग का निर्धारण है किस प्रकार होता है, तापमान पर आधारित। जैसे मान के चलते हैं कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं, मान के चलते हैं 25 डिग्री। अगर इससे नीचे तापमान हुआ, अगर कुछ जीव होते हैं जिसमें तापमान के आधार पर वो अपना लिंग का निर्धारण करते हैं, मान के चलते हैं 25 डिग्री से तापमान कम हुआ तो फीमेल पैदा होते हैं, अगर इससे ऊपर हुआ तो मान लेते हैं मेल पैदा होंगे, ठीक है, मेल बच्चे पैदा होंगे और 25 डिग्री से कम फीमेल। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके लिए आजकल जो है वो क्या बनती जा रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इनके लिए सबसे गंभीर समस्या ये, अगर तापमान 25 से भी बढ़कर 27, 28, 30 डिग्री तक बना रहता है तो क्या होगा, जो इनके जो जीव क्या होंगे, मेल पैदा होंगे, जितने ही पैदा होंगे क्या होंगे, मेल, ठीक है। और इससे क्या होगा, इनका जो जीवों का जो यह प्रजाति है, जो ये प्रजाति होती है, इसको खतरा बन सकता है। क्यों, अगर पूरे सभी के सभी जो जीव है वो मेल ही पैदा होंगे तो फिर फीमेल पैदा होगी नहीं और आगे इनका क्या होगा, विकास नहीं होगा। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इनके लिए क्या है,
समस्या का विषय बनता जा रहा है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, कुछ मत्स्य यानी मछलियाँ शामिल होती है, यानी सम फिशेज इसके अंतर्गत होती है जो तापमान के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं। और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप यानी रैंक कर चलने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मछली, सॉरी छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो होगा थोड़ा बहुत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।